नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस, जो कि एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसको दायर करने के बाद जो है वो पति के दिमाग में खलबली सी मच जाती है कि अब मेंटेनेंस मांग रही है, अब क्या किया जाए, किस तरीके से बचा जाए। तो आप बेफिक्र रहें, बहुत सारे रास्ते हैं बचने के भी और बहुत सारे रास्ते हैं मेंटेनेंस ना देने के भी। लेकिन मैं यहां पर कहीं पर भी मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करवाऊंगा आपसे, लेकिन फिर भी मैं आपको वो रास्ते बताऊंगा कि आपको किन रास्तों से बच सकते हैं और किन रास्तों से आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। मेंटेनेंस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेंटेनेंस पहले, यानी कि एक एक रेगुलर मेंटेनेंस बनता है, उससे पहले एक इंटरिम मेंटेनेंस बनता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में मुझसे कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे और कई लोगों ने मुझे एडवाइस भी किया कि सर इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में एक वीडियो बनाइए आप, जिसमें बताइए कि सर मेंटेनेंस जो है वो कितने दिनों में बन जाता है, इंटरिम कब कितने दिनों में बन जाता है, बनता है नहीं बनता है, या फिर बनता है तो कितना बनता है। ऐसे कई सवाल हैं जो कि आपके मन में भी होते हैं। तो आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा कि इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो बनता है या फिर नहीं बनता है, और बनता है तो कितने दिनों में बनता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक पति के ऊपर जब सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीवी जैसे केसेस होते हैं तो उसकी हालात हालत क्या होती है, वो एक वकील समझ सकता है या फिर वो खुद समझ सकता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप वीडियोस बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में पता नहीं कहाँ वो भूल चूक कर देते हैं, क्यों ऐसा बटन दबाने प्रेस करने में दिक्कत आती है। तो वो भी जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस चीज को देख सकें और भी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और कमेंट जो भी आपके मन में आता है वीडियो देखने के बाद वो जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस। देखिए, जब एक पत्नी जो है एक पत्नी, अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो अपने घर पर रह रही है, अपने मायके में रह रही है, और उसके बाद जो है उसने मेंटेनेंस का केस सेक्शन 125 सीआरपीसी की के तहत केस दायर करवाया। अब उसको तैयार करने में वकील की मेहनत होती है, वकील पैसा लेता है। मेंटेनेंस पत्नी को तो बाद में मिलेगा, लेकिन पहले वकील मेंटेनेंस ले लेता है, क्योंकि वो जब चीजें जो केस फाइल करेगा वो भी अपनी मेहनत लगाएगा, तो क्यों ना वो अपनी फीस क्यों ना ले, तो वो भी लेगा। लेकिन पत्नी के जब ये सब चीजें बताती है कि मेरे साथ मारपीट करी, मुझे घर से निकाला, मुझे मार दिया, मेरे पिता ने हैसियत से वो दिया, खर्चा दिया, पैसा दिया, खर्च किया था पैसा शादी में, और उसके बाद जो है वो उसकी इतनी डिमांड और फिर आ गई, और फिर अब अगर रखोगे मेरे साथ रखना, मैं मतलब वो बता एलिगेशन लगाते कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती तो इतना पैसा जो है वो और लेकर आओ, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, पैसा, ये सब कुछ चीजें मांगी जाती हैं, बताई जाती हैं। साथ ही साथ में मेंटेनेंस का जो बेस होता है वो ये होता है कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है। वो पत्नी जिसको पता है, मालूम है कि उसकी एक पति है, उसकी कमाई जो है ऑलमोस्ट मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उसकी कमाई जो है वो लगभग 10,000 रुपए महीने के कमाता है। एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। तो पत्नी जो है वो सीधे 10,000 को 1 लाख बताएगी। छूट उसने यहीं पे स्टार्ट कर दिया। एक मैंने बताया था आपके लिए, एक पति था जो मेरा ही क्लाइंट था, उसने वो जो है किसी के कपड़े की शॉप पर काम करता था, और उसकी सैलरी जो थी सिर्फ मात्र 8,000 रुपए थी। उसकी पत्नी से डिस्प्यूट हो गया, पत्नी जो घर छोड़ चली गई, उसने मेंटेनेंस में उसको 80,000 रुपए लिखवा दिए कि वो 80,000 रुपए कमाता है, और लाखों रुपए है ये, तो 80,000 रुपए कुछ नहीं है। और उसका बिजनेस है, सेल सेल और परचेज करता है, कपड़े का व्यापारी, ऐसे कई चीजें ऐसी लिखवा दी जो कि बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी चीजें जो है पहले से ही पत्नियां झूठ बोल देती हैं उसमें मेंटेनेंस में, क्योंकि जो होता है कुछ और, बताते हैं कुछ और। इसके आधार पर जो मेंटेनेंस का केस है वो फाइल हो जाता है। केस फाइल होने के बाद कोर्ट जो है वो आपको एक नोटिस भेजता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने ये केस फाइल किया है, अब आप कोर्ट में इस तारीख को इतने बजे अपीयर होइए और अपना जवाब दाखिल कीजिए। 1-2 तारीख पे तो हो सकता है कि आप उस नोटिस को ना लें, या फिर हो सकता है कि आप ना हो घर पर, कोई और मतलब कोर्ट के द्वारा नोटिस तो आया लेकिन आपने नहीं लिया या नहीं ले पाए, या आप नहीं मिले, तो जो पोस्टमैन वगैरह है तो वो भी आपको आपके पास आएगा। अगर आप घर पर नहीं मिले तो वो आपको वापस दे देगा और कोर्ट को बता देगा कि वो जो घर पर नहीं मिले, ये उसकी उसमें रिपोर्ट ला के वो भेज देगा। एक तो ये रास्ता है। अब इसमें देखिए, जो समनिंग है, समनिंग मतलब नोटिस जो आपके पास आता है वो 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो ये है कि आपके पास बाई पोस्ट आए, यानी कि
पोस्टमैन जो है वो घर आपके वो मेंटेनेंस का नोटिस आपको लेके आए। दूसरा, जब आप लगातार मना कर देते हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, तो फिर पुलिस के द्वारा भी वो आ जाता है, यानी कि जो सम्मन सीआरपीसी 125 सीआरपीसी, क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्रिमिनल है थोड़ा सा, इसीलिए वो कोर्ट से पोस्टमैन के द्वारा जब तक आता तब तक आता, लेकिन अगर वो चाहे, वकील चाहे उसका, तो वो थाने के द्वारा भी आ सकता है। थाने से आएगा तो एक कांस्टेबल आएगा आपके पास में और वो आपको रिसीव कराएगा कि आपका मेंटेनेंस जो है, ये केस, ये नोटिस है आपका और आप उसको रिसीव करिए। तो अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो अभी बताता हूं मैं आपको क्या करना है। और अगर आप रिसीव नहीं करते हैं, मना करते हैं मैं इस नोटिस नहीं लूंगा, तो वो रिपोर्ट लाकर भेज देगा कि लेने से इनकार कर दिया। अब अगर आपने लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब आपको जानकारी है और कोर्ट यही चाहता है कि आपको सिर्फ नॉलेज में हो। आपका नॉलेज आ गई, आपकी जानकारी आ गई, तो कोर्ट ने वो तामिल मान लिया, मतलब कि आपने वो नोटिस रिसीव कर लिया, चाहे वो, क्योंकि अब वकील जो है वो लड़की का पक्ष का वकील है, वो ये कहेगा सर जानबूझ के मना कर रहे हैं और देखिए साफ लिखा हुआ है कि लेने से इनकार कर दिया। तो लेने से इनकार कर दिया मतलब कोई व्यक्ति है, अब व्यक्ति ने मना किया तो वो फिर वो तामिल हो जाता है और वो रिसीविंग मान ली जाती है, कोर्ट इसको मान लेता है। और आप रिसीव कर लेते हैं तब भी तामिला मान लिया जाता है, रिसीव कर लेते हैं, यानी कि कोर्ट को जो है वो ये आपको सूचित करता है कि आपके खिलाफ जो है ये इस कोर्ट में ये केस आपके पत्नी ने या फिर ये इस जो कंप्लेंट है उसका नाम लिखा आता है, उसने केस दायर कर दिया है। अब कुछ पति जो है वो डर जाते हैं, मैं आपको बताता हूं, कुछ डर, ये क्योंकि खेल ही डर का है ये, और कुछ है ही नहीं। जो पत्नियां अपने पति को बेशुमार मतलब प्रताड़ित करना चाहती हैं, झुकाना चाहती हैं उसको, क्योंकि एक पार्ट है, क्योंकि कोई व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन बेचारा अपना रोजमर्रा के जीवन से कमा के और खाता है, वो उसके ऊपर केस, कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो कितना डर उसके अंदर बैठ जाता है, वो तो वो ही समझ सकता है। जिसकी वजह से लोग, पति जो है वो, बहुत सारे लोग अपने जीवन भी त्याग देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, आपके ऊपर केस, आप तो मैं क्या बताऊं आपके लिए कि आप पति हैं, आपके ऊपर 2-3 केस हो गए ना, ये कोई केस नहीं है। उनसे पूछिए जो मतलब दर्जनों की तादाद में केस लेके घूम रहे हैं, जो कि नेचर से क्रिमिनल हैं, उनका कुछ नहीं होता, उनको कोई परेशानी नहीं आती, तो फिर आपको क्या परेशानी आएगी। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी, प्रॉब्लम तो आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुरी मुसीबत में आप फंस गए हैं, तो फंस गए हैं तो निकलना भी आपको है, आज नहीं तो कल निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, जहां पर कि आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखेंगे तो आप डेफिनेटली आपको जीत हासिल होगी, क्योंकि सत्य जो है वो सिर्फ परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो वहां पर आपके ऊपर जो भी झूठे एलिगेशन लगाए हैं उनको झेलिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लड़ते रहिए। तो ऐसे आपके पास नोटिस आएगा। आप अगर अब रिसीव करने के बाद अगर आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, और मेंटेनेंस, जो इंटरम मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो मेंटेनेंस तभी बनेगा आपके ऊपर जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे। अगर आप नहीं जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट मतलब एक तरफा लड़ते हुए, एक एक्सपर्टी करते हुए, वो एक मतलब रेगुलर जो मेंटेनेंस है उसको बांध देगा, मतलब कि फाइनल जो इंटरम उसको बांधेगा, लेकिन इंटरम नहीं बांधेगा। इंटरम तभी बांधेगा जब आप उस कोर्ट में अपीयर होंगे, और कोर्ट में अपीयर होंगे तो अपनी भी बात कहेंगे आप, उसके लड़की के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो आप बताएंगे, साहब ये सारे झूठे एलिगेशन है। उसके साथ साथ में आप WS दाखिल करेंगे, मतलब रिटन स्टेटमेंट रिप्लाई, जो कि उसमें सारी बातें लिखी होंगी, जो उस पत्नी ने आपके साथ जो भी काम किए, प्रताड़ित करने वाले, मारपीट करने वाले, घर में किसी प्रकार से वायलेशन करने वाले, या फिर किसी और के साथ अफेयर होने वाला, ऐसी कोई भी बात आपको पता चलेगी, और वो आप उसमें रिप्लाई में देंगे। तो रिप्लाई के दौरान जो है वो पत्नी जो है वो इंटरिम के लिए एप्लीकेशन लगाएगी, सर मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए। इंटरिम का मतलब कि जो डेली रोजमर्रा के कोर्ट आने जाने के या वकील के इस तरीके के पैसे जो होते हैं, खर्चे होते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस है उनके लिए वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए फाइल करेगी, और फिर उस पर सुनवाई होगी, और फिर उसमें इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाएगा कुछ समय के लिए। जब फाइनल जजमेंट आएगा उसमें, तो एक मुश्त मतलब जो भी लास्ट में जो रेगुलर यानी फाइनल जो मेंटेनेंस है वो आपके ऊपर बांध दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर जाते हैं कोर्ट में, अपनी बात कहते हैं, तो आपके ऊपर इंटरिम भी देना पड़ेगा आपको, और फाइनल भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल देना पड़ेगा। अब ये मैं जो कह रहा हूं आपके लिए कि अब समय कितना लगता है इसमें, समय की सीमा कोई निर्धारित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंटरिम मेंटेनेंस बनने में भी 3-3, 4-4 साल लग गए हैं, ऐसा मैंने देखा है। और रेगुलर मेंटेनेंस होने में मैंने देखा है कि 5-5 साल, 6-6 साल, या कुछ तो इतने हो गए हैं कि मतलब पत्नी जो है वो हार गई, अब क्या करना है, मुझे नहीं करना, नहीं देना, तो पति नहीं देना तो नहीं देना। कुछ तो पति सोच लेते हैं कि मुझे साथ जेल जाना है तो जेल भेज दो मुझे, लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा।
तो जिन्होंने ये सोच लिया है, ठान लिया है, तो वो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ डर जाते हैं, तो डरने की वजह से जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, लड़ना है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर कोई आपको फंसाता है झूठी चीजों में, तो आप सिर्फ फंस जाते हैं, फंसना नहीं है आपको। फिर फंसने के साथ में आपको रास्ते बहुत सारे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बहुत ऐसे रास्ते हैं जो आप उनको अपना सकते हैं और इस मेंटेनेंस चीज जैसी चीजों से आप बच सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजों का जो ख्याल रखना है वो ये है कि आप अपने अंदर जो एक पॉजिटिवनेस जरूर रखें, आप अपने आप से मन से ना हारें। क्योंकि लड़ाई जो है वो ये है कि लड़ाई अब ईगो की है। मतलब अगर मेंटेनेंस की लड़की मांग रही है, तो पहली बात तो ये भी हम मेंटेनेंस दें, आपको रहना है तो आप हमारे साथ रहिए। आप मेंटेनेंस क्या, आपकी हमारी सैलरी, हमारी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब तुम्हारी है और हमारे आने वाली जनरेशन की है। लेकिन जो तुम क्या करते हो, तुम जबरदस्ती, आप पत्नी अपने घर पर रहेगी, रहने के बाद जो उसको जबरदस्ती डंडा करके उससे मेंटेनेंस लेना शुरू कर देगी, जो कि एक और प्रताड़ना की मतलब उसमें आती है। मतलब अब तक तो टॉर्चर आपने किया वैसे वैसे, और फिर दोबारा टॉर्चर और तरीके से। अब वो पति कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, वो तो वही जानता है, लेकिन आप उससे और ज्यादा झूठे एलिगेशन लगा के उस पर उससे मेंटेनेंस का जो चीजें हैं उससे छीनना शुरू कर देते हैं आप। तो ये चीजें जो है वो आपको देखनी है। लेकिन बहरहाल मेरा उद्देश्य यही है कि मेंटेनेंस, इंटर मेंटेनेंस अगर आप बनता है तो आपको उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बहुत समय लग जाता है। अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तब भी, मैं कह रहा हूँ रेगुलर अगर आप ईच एंड एवरी डेट पर जाते हैं तब भी 1 साल से 2 साल समय लग जाता है। तो आप इस चीज के बिल्कुल ना घबराएं, मर्जी है आपकी। अगर आपके ऊपर बच्चे, आपके साथ बच्चे हैं तो फिर देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर बच्चे हैं तो आप अपनी पत्नी को ना दें, बच्चों को जरूर दें, क्योंकि उनकी परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी है। और अच्छी परवरिश, अच्छा स्कूल, अच्छा हेल्थ वगैरह उनकी बने, आप इसलिए उनको पैसा जरूर दें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप जरूर नीचे लाल रंग का बटन है, प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जो कमेंट आपके मन में आता है आप जरूर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।